दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहल तो किसी ना किसी को करनी होगी, चाहे देश के मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे जजेस की कतार हो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, चाहे इस देश के स्वायत्त संवैधानिक संस्थानों को संभाले हुए नौकरशाहों की एक लंबी कतार हो, या इस देश के मीडिया हाउस को चलाते समझते हुए संपादकों की कतार हो, इस देश के भीतर प्रोफेशनल्स की कतार हो। पहल तो किसी ना किसी को करनी होगी, क्योंकि इस देश के भीतर में करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहे हैं और उस दिशा में संविधान ही उन्हें जो अधिकार देता है उस अधिकारों का पालन नहीं हो पा रहा है, और वह तब जब इस देश में इमरजेंसी नहीं लगी है। इस देश में कोई इमरजेंसी लगाकर आम नागरिकों के मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया गया है, और बकायदा संविधान में जब चेक एंड बैलेंस का जिक्र है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मातहत है, और इतना ही नहीं, संविधान के आर्टिकल 32 में तो बकायदा इस बात का जिक्र है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और उसे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने में स्टेट फेल हो रहा है, मूल अधिकारों से वंचित आम नागरिकों को किया जा रहा है, तो वह तुरंत सुओ मोटो के जरिए राज्य को आदेश दे सकता है। लेकिन इस दौर में आपने कहीं भी देखा किसी भी तरीके से कोई पहल हो रही है? करोड़ों लोग अपने उस जीने के मूल अधिकार से वंचित हैं, लेकिन कहीं कोई पहल नहीं हो रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, जो संविधान की व्याख्या करने की उसकी अपनी भूमिका है, उस दिशा से भी उसने अब आंखें चुरा ली हैं? क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है? क्योंकि बकायदा इस बात का जिक्र आर्टिकल 32 में है कि नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से असफल साबित हो रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हुए कह सकता है कि आपके जो एक्शन है या इनएक्शन है उसको देश का नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान पहुंच रहा है और करोड़ों लोग परेशान हैं, तो हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हक में आता है, संविधान के जरिए उसको यह हक मिले हुए हैं। लेकिन क्या धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें जब आप टेलीविजन पर देखते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर दो पॉलिटिकल पार्टी के नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और लगता है जैसे वहीं पर या तो मामला सुलझा देना है उनको, या फिर जो भी निर्णय लिया जा चुका है उसको वो सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे। यह एक अराजकता की परिस्थितियां हैं। इस देश में संविधान मौजूद है, उस संविधान के तहत स्थितियां क्यों नहीं चल पा रही हैं? क्या इस देश के जजेस अब काम करने की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उतने कमजोर कर दिए गए हैं? 2 साल पहले की बात है, हम लोगों ने देखा था 4 जस्टिस निकल कर आए थे। उस समय इन बातों का जिक्र हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या अब यह बात को समझा जाए कि डेमोक्रेसी इस देश में नहीं बच पा रही है। लेकिन एक लंबे सफर को अगर देखिएगा तो यह भी आप समझ जाइएगा, उस वक्त जो चीफ जस्टिस, उसके बाद जो चीफ जस्टिस गगोई बने, जो उस समय जस्टिस के तौर पर विरोध कर रहे थे, आज की तारीख में वो पार्लियामेंट में है, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो क्या हम इस रेखा को ही सही मान लें कि 2018 में एक जस्टिस बताते हैं कि डेमोक्रेसी पर खतरा है, उसके बाद वो चीफ जस्टिस बनते हैं, उस पीरियड में लिए गए निर्णयों का असर यह होता है कि जब वह रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, और ये पार्लियामेंट में पहुंचना ही मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है, या पार्लियामेंट में ही सारी ताकत सिमट गई है और बाकी संविधान का कोई मतलब नहीं है? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? इसलिए इस स्थिति का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि 24 घंटे पहले की बात है, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती है? वो बैंक के अधिकारियों को कहती है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप सीबीआई से नहीं डरें, आप सीवीसी से नहीं डरें, आप सीएजी से ना डरें। आपको जो लोन देना है लोन दीजिए, आपको लगता है आप ठीक व्यक्ति को लोन दे रहे हैं, दे दीजिए। यानी सीबीआई इससे पहले जो काम कर रही थी, क्या यह माना जाए गलत कर रही थी, या यह माना जाए कि जो सरकार सोचती है उसके रास्ते वो कहीं रुकावट ना पैदा कर दे और बैंक अधिकारी डरे हुए हैं, या सीवीसी जिस रूप में करप्शन पे रोक लगाना चाहती है, या सीएजी जो डाटा बार बार देती है कि इस देश के भीतर में इतना गड़बड़ी हुई है। अगर याद कीजिए तो 2G भी सीएजी के जरिए ही निकल कर आया था, कोयला घोटाला भी सीएजी के जरिए ही निकल कर आया था। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जब इस बात का जिक्र करे, आप इन 3 C से मत घबराइए, सीबीआई से मत घबराइए, सीवीसी से मत घबराइए, सीएजी से मत घबराइए, और बैंक अधिकारियों को कह रही है कि किसी भी तरीके से लोन आप दे दीजिए।
यानी चेक एंड बैलेंस कोई मैटर ही नहीं कर रहा है। सारे पावर्स पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट में जो सत्ताधारी हैं उनके पास है, और उस सत्ताधारी में जो मंत्री और सरकार चला रहे हैं उनके पास सारी चीजें सिमट कर रह गई हैं और कोई काउंटर करने की स्थिति में नहीं है। क्या यह स्थिति आ गई है? इस स्थिति के भीतर जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो कुछ सच हमको लगता है समझना चाहिए अब, क्योंकि जिन बातों का जिक्र हो रहा है कि बैंक अब खुले तौर पर लोन उनको दे दें, किनको लोन दे दें, बैंकों के डॉक्यूमेंट्स कुछ बतलाते हैं। ये बेहद परेशान करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस बात की जानकारी देते हैं कि बैंक के ऊपर लगभग 14.6% एनपीए हो गया है, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है। और आपको जानकर हैरत होगी कि 2010 से 2019 तक तकरीबन 400 केसेस जो हैं कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए थे। और इन सब के बीच जो पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक जो दिवालिया हुआ और होते होते फिर यस बैंक तक बात आई, और एक लंबी कतार जो बैंकों के भीतर चल रही है, उसके भीतर का सच यह है कि एनपीए तकरीबन 8 लाख करोड़ का एनपीए 8 शहरों में केंद्रित जो कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट पूंजीपति रईस सत्ता के नजदीक के हैं उनके मार्फत ले लिया गया और उनको नहीं चुकाया गया, और सरकार को उसको रिटर्न ऑफ करने की स्थिति में आएगी आज नहीं तो कल। लेकिन वो एनपीए इतनी बड़ी तादाद में है, तो क्या बैंकों को ये कहा जा रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है आप बांटिए पैसा, ये पैसा जनता का ही होता है जो बैंकों में होता है, इस देश का ही पैसा है, उसको आप बांटिए किसी भी तरीके से, और इंतजार मत कीजिए कि आपके ऊपर कोई घपला घोटाले का आरोप लगाएगा, सीबीआई जांच करने लगेगी, सीएजी कोई रिपोर्ट जारी कर देगी, सीवीसी कुछ कह देगा। बिल्कुल कुछ नहीं करने की जरूरत है। एक स्थिति यह है। एक दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर में करोड़ों लोग जो जिंदगी जीने के मौलिक अधिकार उनको संविधान के तहत मिलते हैं, उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है, जबकि संविधान पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट को पावर देता है, लेकिन कोई पहल किसी भी रूप में नहीं हो पा रही है। और अगर यह स्थिति आ गई है तो हमें लगता है कि इस बात का जिक्र होने की जरूरत है। तब सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर अगर कुछ ना करे, मीडिया अपने तौर पर अगर कुछ ना करे, इंस्टीट्यूशंस के हेड अपने तौर पर कुछ ना करें, तो फिर इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्या है? इमरजेंसी लगा के संविधान को सस्पेंड करवाने की स्थिति क्या है? संविधान तो यूं ही सस्पेंड हो गया, तो फिर इमरजेंसी नहीं भी है। लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी भी आ गई है जिसमें हमने जिक्र किया कि सीबीआई, सीवीसी और सीएजी कुछ नहीं करेगा। इस देश के भीतर का सच क्या है? इस देश के भीतर का मौजूदा सच है कि आपकी आर्थिक परिस्थितियां आपसे संभल नहीं पा रही है। दूसरा सच है कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ गई है तो आप रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है। तीसरी सिचुएशन आ गई है कि रोजगार नहीं है, इकोनॉमिक परिस्थिति नहीं समझ पा रही है, तो लोगों की जेब से पैसा गायब हो गया है, लोग डिमांड कर पाने की स्थिति में नहीं है। डिमांड नहीं कर रहे हैं तो चौथी परिस्थिति है, तो इंडस्ट्री चले किसके लिए, और इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो कैसे, वह भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है एक अजीबोगरीब क्राइसिस है इस देश के भीतर में। तो इसको चेक एंड बैलेंस क्या न्यूज चैनलों में दो प्रवक्ताओं के बैठकर शोर मचाने से होगा, या इस देश के उन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ना होगा? सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी होगी। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर क्यों नहीं समझ पा रही है? क्योंकि एक नेगेटिविटी न्यायपालिका को लेकर लोगों के जहन में बार बार आ जाती है। लेकिन याद कीजिए, जस्टिस ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए थे। वह रोते रोते बता रहे थे कि इतने जजों की नियुक्ति अगर हो जाएगी तो इससे मामले हम सलटाने शुरू करेंगे। एक कहीं ना कहीं उनके जरिए चीजें निकल कर आ रही थी कि वो इनकी एक जिम्मेदारी थी। लेकिन मौजूदा वक्त की क्या परिस्थिति है? इतने बड़े संकट से देश गुजर रहा है और सारे इंस्टीट्यूशंस ने खामोशी बरती हुई है। क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई है? इस देश के भीतर में एक एक स्थिति को समझना शुरू करें तो हम लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, रोजगार नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, और फिर आने वाले वक्त में आप कैसे देश को चलाएंगे, यह भी संकट होगा। तो देश के लिए ही इंस्टीट्यूशंस को तो जागना चाहिए। स्थिति यह हो गई है कि बेरोजगारी इस देश में, जो सीएमआई की रिपोर्ट 22 मई की आई है, वो बतलाती है कि भारत में 24% बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्रों में 26%, ग्रामीण क्षेत्रों में 23%। यह पूरे ओवरऑल का है। लेकिन हम आपको 5 राज्य ऐसे बतलाते हैं जिन 5 राज्यों में 40% से ज्यादा बेरोजगारी है। 40% से ज्यादा बेरोजगारी, यानी यहां तो सिविल वार की स्थिति हो जाएगी। बिहार में 46.6%, हरियाणा में 43.2%, तमिलनाडु में 49.8%, झारखंड में 47.1% और त्रिपुरा में 41.2%। 5 राज्य ऐसे हैं जो 40% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में है।
क्या कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं है? और जब लोन बैंक से दिए जा रहे हैं और बैंक अपने तौर पर एनपीए वसूल कर पाने की स्थिति में नहीं है, एनपीए के वसूल ना हो इसके लिए बैंकों की बुक ठीक की जा रही है, इस बात का जिक्र इस बार भी फाइनेंस मिनिस्टर ने किया, 3 महीने का चलिए आपको और छूट दे दी गई। तो इसके मतलब है क्या, इस देश की दिशा में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति सक्रिय होगा, एक ही व्यक्ति जिम्मेदार होगा, एक ही व्यक्ति चीज़ों को चलाएगा, वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मार्फत आम लोगों के अधिकार, इंस्टीट्यूशंस को मिलने वाले पावर, चेक एंड बैलेंस, सब चीज़ खत्म हो जाएंगे? हो तो यही रहा है, क्योंकि अगर ये स्थिति है और इन स्थितियों में देश के भीतर का ये सच इस रूप में आ रहा है, तो हमें ये बताइए कि जो देश में जब ये वायरस मौजूदा वक्त में नहीं आया था उससे पहले क्या था? उससे पहले इस देश के तमाम इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे? इकोनॉमिस्ट बहुत साफ तौर पर कह रहे थे, जनाब आप डिमांड बढ़ाइए, सप्लाई तो बाखूबी हो रही है। उसके बाद ये वायरस और लॉकडाउन की परिस्थितियां आ गई, लेकिन उसके बीच में भी जो फाइनेंशियल तौर पर डिसीजन लिए गए वो क्या है? डिमांड बढ़ाने के लिए एक भी निर्णय नहीं लिया गया। सारे निर्णय सप्लाई की दिशा में जा रहे हैं। सप्लाई के लिए तो पहले भी आपने कॉरपोरेट को रियायत दी थी, टैक्स में रियायत दी थी और तमाम रियायत दी थी, अलग अलग क्षेत्रों में रियायत दी गई, लेकिन डिमांड तो बढ़ा नहीं, इकोनॉमी आपकी डाउन होती चली गई। और मौजूदा वक्त में भी आप डिमांड नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप सप्लाई पर ही जोर दे रहे हैं। यानी इस बात को मैसेज आप दे रहे हैं उन कॉरपोरेट्स को, उन इंडस्ट्रियलिस्टों को, उन कैपिटलिस्टों को कि हम आप ही के लिए हैं। इस देश की जनता, करोड़ों लोग, जिस तरीके से उनको मूल अधिकारों से भी वंचित किया जा चुका है, पानी के लिए मारामारी हो रही है रेलवे स्टेशन पर, भोजन के लिए लूटपाट की स्थिति आ गई है। जिंदगी जीने के न्यूनतम अधिकारों को भी अगर दे पाने में स्टेट सक्षम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत पहल क्यों नहीं करनी चाहिए? ना पानी, ना भोजन, ना वाहन, कुछ भी दे पाने की स्थिति में कोई अगर स्टेट नहीं आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों नहीं व्याख्या करे उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत जिसमें मौलिक अधिकार लोगों के हनन किए जा रहे हैं और ड्यूटी निभाने में स्टेट फेल हो रहा है? इस बात का जिक्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस तरीके से कॉरपोरेट को रियायत दी गई, कर्जदारों को और ज्यादा कर्ज दिया गया, रियल एस्टेट को कर्ज दिया गया, बैंक बुक जो थी उसको ठीक करने की दिशा में रिटर्न ऑफ किया गया लगभग 6,68,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी परिस्थिति आ रही है कि एक समानांतर में अगर आरबीआई को भी देख लीजिए तो जब यस बैंक का संकट आया तो नियम तो यह कहता था कि आरबीआई अगर सक्षम होता, पैसे उसके पास होते तो वो यस बैंक को अपने तरीके से मैनेज कर सकता था। लेकिन मौजूदा वक्त में आरबीआई का नोट छापना, सरकार का बोरो करना, आरबीआई का बैंकों के जरिए या अन्य मार्फतों के जरिए फिर से उस दिशा में पूंजी को ले जाना जहां से आरबीआई धीरे धीरे कंगाल होता चला जाए और कल को अगर संकट आए तो आरबीआई भी हाथ खड़ा कर दे, जिस तरीके से मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े किए हुए हैं, या अपनी खामोशी बरत ले। क्या यही स्थिति है? क्योंकि किसी ना किसी को तो पहल अपने तौर पर करनी होगी, क्योंकि ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो हमारे सामने है उसमें बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि सरकार की योजनाएं भी एनपीए में शामिल हो जाती है। पीएम मुद्रा योजना क्या है? ये एनपीए में तब्दील होती चाहिए, इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं आया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो गवर्नमेंट की है या एनबीएफसी है, ये सारी चीजें धीरे धीरे किस रूप में तब्दील हो रही है? एनपीए में तब्दील हो रही है, बैड लोन में तब्दील हो रही है, बैंकों पर बोझ पड़ रहा है, आरबीआई वहां से पैसा दे रहा है, आरबीआई बोल रहा है किसी भी तरीके से आप लोन दीजिए, इकोनॉमी को चालू कीजिए। लेकिन इस देश के इकोनॉमिस्ट, इस देश के प्रोफेशनल्स, इस देश के एडिटर्स, इस देश के इंस्टीट्यूशंस के हेड कहां हैं सब लोग? क्यों नहीं वर्क कर पा रहे हैं? और क्यों सुप्रीम कोर्ट में खामोशी बरती गई है? क्या उसकी भूमिका बिल्कुल नगण्य है? हमको आखिर में जानते हैं एक बात याद आती है, इस दौर में देखिए जब लॉकडाउन की स्थिति है तो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर एक क्राइसिस था। जर्मनी ने सबसे पहले शुरू किया, खासतौर से जो सॉकर समझते हैं यानी फुटबॉल जो खेला जाता है, जर्मनी में शुरू हो गया फुटबॉल। स्टेडियम खाली है लेकिन फुटबॉल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उसमें एक इकोनॉमी जुड़ी हुई है। आप कहेंगे कि लोग देखने वाले नहीं आ रहे हैं, तो क्या इकोनॉमी जुड़ी हुई है? तो आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के जो टॉप मोस्ट 20 क्लब है, जिसमें बार्सिलोना भी आता है, जिसमें रियल मैड्रिड भी आता है, जिसमें मैनचेस्टर भी आता है, जिसमें बैरेंस भी आता है, जिसमें पेरिस भी आता है, सभी जो आते हैं टॉप मोस्ट 20 जो क्लब्स हैं, उन क्लब्स की कमाई पिछले साल की जो है, एक साल की तकरीबन $10.6 बिलियन की है।
और 10.6 बिलियन डॉलर में से 44% सिर्फ ब्रॉडकास्ट का है, यानी टीवी राइट्स जो लिए जाते हैं वो कमाई वहां से है। यानी लगभग 4.7 बिलियन डॉलर की कमाई सिर्फ ब्रॉडकास्ट से है। जो कॉमर्शियल एड्स आते हैं ना प्रचार के लिए, उससे लगभग 40% कमाई है, यानी 4.2 बिलियन डॉलर। दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 10 बिलियन डॉलर तो यही हो जाते हैं, 9.6 बिलियन डॉलर तो यही हो जाते हैं। और 1.5 बिलियन डॉलर जो है यह सिर्फ आपको मैच डे से आता है, जिसमें टिकट सेल होते हैं। यानी टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे इस रूप में कर दिया है कि दर्शक देखने ना आए, नहीं भी आएगा दर्शक देखने तो भी कमाई हो जाएगी। और टॉप मोस्ट 5 जो क्लब्स हैं उनकी स्थिति तो और अच्छी है। हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि और ये 60-70 के बाद से ये शुरू होता है। 60-70s तक जितने भी दुनिया भर में फुटबॉल मैच होते थे, कमाते थे वो जो दर्शक देखने मैच आते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, फिर ब्रॉडकास्ट सिस्टम बढ़ा, टेलीविज़न आया, उसके राइट्स, फिर उसके बाद मार्केटिंग शुरू हुई, मार्केट इकोनॉमी शुरू हुई, एड्स आने लगे, ये सारी चीज़ें हुई। अब इसको मौजूदा वक्त में जरा भारत की पॉलिटिक्स से जोड़ दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब भारत में वोटरों की जरूरत नहीं है। पहले वोटरों की जरूरत भारत में जरूर होती थी, लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या आ गई है? आज की स्थिति आ गई है कि आप एक बार वोट डाल दिए, अब आप जाइए, अब आपकी जरूरत नहीं है। यानी हम कोई भी कार्रवाई करेंगे, किसी भी रूप में कोई डिसीजन लेंगे, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन हो, चाहे वो लॉकडाउन का डिसीजन हो, हमें इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह लोगों पर क्या असर डालता है, उनके मौलिक अधिकारों तक का हनन होता है। तो एक प्रक्रिया धीरे धीरे ऐसी चली आई जब भारत में वोटर सबसे महत्वपूर्ण होता था, वोटर के लिए ही जीते जागते थे। कुछ दिनों के बाद स्थिति थोड़ी और विकृत हुई तो हुआ वोटर नहीं, अब वोटर ओवरऑल वोटर नहीं, वोटर में भी 2 हिस्से आ गए। जो पॉलिसी बनाने लगे उसमें एक कंज्यूमर क्लास था, उसमें एक जनता क्लास थी, दोनों में एक डाइवर्सिटी शुरू हुई। तीसरी स्थिति कास्ट और रिलीजन लेवल पे आई, वह भी बट गया। चौथी स्थिति अपने वोटर के नाम पर आई, ये वोटर, ये हमारा वोटर है, इसको तो कुछ दे दो, बाकियों को चाहे कुछ ना दो। और ये स्थिति होते होते मौजूदा वक्त में जब मशीन से वोट पड़ने लगे तो पता चला उसमें वोटरों की भी जरूरत नहीं है। यानी ये डेवलपमेंट है क्या हमारे यहां का? क्योंकि आप कोई इस देश के भीतर का संकट क्या हो गया कि प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, सर्विस दे नहीं पा रहे हैं, जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है, और जो इन्वेस्ट करना है वो सत्ता के लिए ही इन्वेस्ट करना है। यानी किसी भी कॉरपोरेट, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा रईस भारत में सत्ताधारी पार्टी होती है। किसी भी कॉरपोरेट के सबसे बड़े रईस से भी ज़्यादा बड़ा रईस हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। लाख कहे दुनिया की कतार में सबसे रईस की तादाद में मुकेश अंबानी का नाम है, लेकिन मुकेश अंबानी को भी हाथ जोड़कर इस देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होना पड़ेगा। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी, उनकी कंपनी के लिए। यह एक स्थिति है क्योंकि पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने और जनता के वोट ने इस रूप में दिया है। लेकिन अगर गलत डिसीजन लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के जरिए भी तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, और सही डिसीजंस लिए जाते हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं कि वो सही डिसीजंस इंप्लीमेंट चीज़ें होती चली जाए। मौजूदा वक्त में सारी चीज़ें रुक गई और एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें इस बात का एहसास हो रहा है कि सारे पावर्स एक ही जगह जाके रुक गए हैं। तो ऐसे में कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेगा, और इसको ऑफिशियली अब बताया जाने लगा है कि आप सीबीआई की फिक्र मत कीजिए, सीवीसी की फिक्र मत कीजिए, सीएजी की फिक्र मत कीजिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी फिक्र मत कीजिए, किसी चीज़ की फिक्र मत कीजिए और डिसीजन लेते चले जाइए। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है जहां पर जनता या वोटर या फिर भारत की इकोनॉमिक की पूरी स्थिति जो है वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल इकोनॉमी के सामने नतमस्तक हो गई है, तो जाहिर है उसकी अपनी समझ ही मायने रखेगी। और उसकी अपनी समझ चीफ जस्टिस से ज़्यादा बड़ी समझ होगी, उसकी अपनी समझ किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले बेस्ट ब्यूरोक्रेट के दिमाग से बेहतर होगा, उसके भीतर की समझ किसी भी एडिटर से ज़्यादा, संपादक से ज़्यादा बेहतर होगा, उसके भीतर की समझ कोई भी प्रोफेशनल से ज़्यादा होगी। हो यही गया है। और इसीलिए आखिरी बात और आखिरी सवाल हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट से ही हमें पूछना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर संविधान से ये पावर मिला हुआ है जो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशंस के राइट दिए जाते हैं, और उसमें बाकायदा जो अलग अलग राइट्स के हिस्से हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का जिक्र किया था, इस 32 के तहत 5 तरह के राइट्स दिए जाते हैं, जिसमें एक तो हैबियस कॉर्पस है जो बंदी प्रतिक्षण होता है,
एक प्रतिषेध है जिसमें प्रोहिबिटेशन होता है, एक उत्प्रेषण है जो कार्टियोनियन होता है, एक अधिकार पृच्छा होती है, और एक होता है परमादेश। परमादेश का मतलब बहुत साफ होता है, हम आदेश देते हैं, और यही आदेश सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट को देना है कि इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर अपने न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, तब यह बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्टेटस, अपने पावर, उसकी अपनी जिम्मेदारी जो है, क्या वह उससे भी वंचित हो चला है। और अब एक स्थिति ऐसी आ गई है कि न्यायपालिका लोगों के नज़दीक नहीं होकर या संविधान की व्याख्या नहीं करके सत्ता की व्याख्या करने में आ गई है स्थिति। हमें लगता है कि ये एक संकट की स्थिति है और मौजूदा वक्त में, इसीलिए आज हमने कोई बहुत आंकड़ों का जिक्र नहीं किया, यह सुप्रीम कोर्ट को समझना है। और सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास रहा है। इमरजेंसी में भी सुप्रीम कोर्ट सत्ता के साथ हो गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी से पहले की स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी याद कीजिए। लेकिन सवाल है कि उस वक्त इमरजेंसी थी, अभी इमरजेंसी नहीं है। उस वक्त राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे, जहां आम लोगों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे, अभी नहीं किए गए थे। अभी इस देश में न्यूनतम अधिकारों से जूझते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत ही नहीं है कि वह सुनवाई भी करे। और मेरे ख्याल से एक ऐसी स्थिति अगर इस देश के भीतर में है तो किसी को तो जागृत होना पड़ेगा, वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, वो एडिटर ही क्यों ना हो, वो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ही क्यों ना हो। इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी का भी एक काम होता है, चीफ सेक्रेटरी का भी एक काम होता है। कहीं चेक एंड बैलेंस की स्थिति तो आएगी। अगर स्थिति बिगड़ी हुई है और अगर सब कुछ ठीक है तब बहस बेकार है। सब कुछ ठीक मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।